हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी, जिसमें हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अब हम उसका पार्ट 3 जो कि है लास्ट पार्ट, वो करेंगे आज। आज का जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में। तो आज ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं आज के, वो ये रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विमेन इक्वालिटी एंड राइट्स के लिए जो स्ट्रगल हुई, उसके बारे में। स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Because of the obvious biological and physical differences between men and women, gender inequality often treated as natural। अब हमें भी पता है कि एक मेल और एक फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस जो कि बॉडी को लेके है, वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो मेल और फीमेल हैं, वो स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज में उनको डिफर किया जाता है, अलग माना जाता है। एक मेल को जनरली ज्यादा पावरफुल या स्ट्रेंथफुल माना जाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होता है। लेकिन हम जब सोसाइटी में भी दोनों में डिफरेंशिएट करने लगे और जब वुमेन को अपना इक्वालिटी पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, उसको हम क्या वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। But scholars have shown that inequalities between men and women are social rather than natural। उन्होंने जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं या फिर जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो बायोलॉजिकल या नेचुरल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में, वो तो हैं ही, लेकिन जो सोसाइटी उनके साथ डिफरेंस कर रही है, जो सोसाइटी एक मेल और फीमेल में भेदभाव कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी। और एक फीमेल को क्यों एक मेल से कम ट्रीट किया जाता है, उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल्स भी किए, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कम्स फ्रॉम सोसाइटीज दैट वर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और कॉमन पैटर्न। सबसे ज्यादा जो ये डिफरेंशिएशन हुआ, ये किस में हुआ? ऐसे सोसाइटीज में जो ज्यादा नॉर्मल नहीं थी। इफ वुमेन वर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज। अब ऐसा देखा जाता है कुछ सोसाइटीज में कि वुमेन को प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, हिस्सा नहीं देते, या उनको जो इनहेरिटेंस है वो वुमेन को ना मिलके मेल को मिलती है, एक डॉटर को ना मिलके फीमेल को मिलती है। जो भी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस है या फिर और भी बाकी जो फैमिली लीनिएज की इनहेरिटेंस है, वो मेल वुमेन को ना देके एक मेल को दी जाती है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसमें तो कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस का काम है ही नहीं, ये इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी तो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, तो वुमेन को इसमें इक्वल राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? इफ वुमेन वर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स, सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि अगर वुमेन इतनी ही अनफिट है इनहेरिटर्स या फिर हेड ऑफ फैमिली बनने में, हाउ डिड मैट्रिलिनियल सोसाइटीज, जैसे कि जो कहाँ थी केरला या फिर मेघालय में, वो इतने सेंचुरी से कैसे चलती आई? उन्होंने कहा, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि अगर वुमेन इतनी ही अनफिट है सोसाइटी को चलाने में, तो जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज पुराने टाइम में एग्जिस्ट करती थी, जिनकी जो हेड होती थी वो एक फीमेल होती थी, वो सोसाइटीज अब तक कैसे चल पाई? जो सोसाइटीज केरला, जैसे कि नायर्स हो गए, नायर सरनेम वाले जो लोग पाए जाते थे, उनकी जो मोस्टली जो हेड ऑफ द फैमिलीज होती थी वो फीमेल होती थी, तो ऐसे सोसाइटीज अब तक कैसे चल पाई, कैसे एग्जिस्ट कर पाई? There is in short nothing biological about inequalities that mark the relation between men and women। तो सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कोई ऐसा खास बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है जिसके बेसिस पे इतना भेदभाव मेल और फीमेल में किया जा रहा है, बल्कि ये हमारे सोसाइटी ने ही खुद बनाया है। ये इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में ही प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंशिएशन है किया जाता है। जेंडर इज दस ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, इसीलिए हमारी सोसाइटी ने जेंडर को भी एक सोशल इनइक्वालिटी की फॉर्म बना दिया है। एंड एक्सक्लूजन लाइक कास्ट, क्लास एंड स्पेसिफिक फीचर्स, पहले जैसे कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता था, क्लास के बेसिस पे किया जाता था, या फिर फीचर्स स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे किया जाता था, अब जेंडर के बेसिस पे भी किया जाने लगा है। आगे पढ़ते हैं। सोशल रिफॉर्म्स या मूवमेंट्स क्या आए इस सिचुएशन को देखते हुए वुमेन को इक्वालिटी दिलाने के लिए? कौन से ऐसे रिफॉर्म्स आए? The women's question arose in the modern India as a part of the 19th century middle class social reform, यानी कि
19th सेंचुरी में ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आने शुरू हुए। द नेचर ऑफ दीज मूवमेंट्स वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। किसी रीजन में ये जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर हुए और कहीं इन मूवमेंट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई। They are often termed as middle class reform movements। ये जो women के लिए जो movements आए थे इनको और क्या नेम दिया गया? Middle class reform movements, because many of these reforms were from the newly emerging western educated middle class। यानी कि इनको middle class reform movements का भी नाम दिया क्योंकि ज्यादातर इनमें कौन पार्टिसिपेट कर रही थी? जो मिडिल क्लास सेक्शन से बिलोंग करती थी वुमेन वो। द एंटी अब कौन से कैंपेन्स आए? द एंटी सती कैंपेन लेड बाय राजा राम मोहन राय। जो हमारी जो एक इंडियन सोसाइटी में सती सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था उसको खत्म करने के लिए जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने सबसे पहला स्टेप उठाया बंगाल में। द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर विडो रीमैरिज जो एक एक्ट था वो आया बॉम्बे में। वेयर राणा डे वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर्स। किसने स्टार्ट किया था? ये नेम याद रखेंगे, राणा डे, जो कि बहुत लीडिंग रिफॉर्मर थे, उन्होंने किया था। और तीसरी रिफॉर्मर कौन थी? तीसरे रिफॉर्मर कौन थे? ज्योतिबा फुले, जिन्होंने किसको अटैक किया था? जेंडर ऑपरेशन को, जो वुमेन को ऑप्रेस किया जाता था बहुत ज्यादा सोसाइटीज में उस पे। और इसके अलावा इस्लाम जो मुस्लिम सोसाइटी में देखा जाए तो मुस्लिम लीडर्स में से थे सर सैयद अहमद खान, इनका नेम याद रखेंगे। इन्होंने भी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो मुस्लिम स्ट्रेटा से बिलोंग करती थी वुमेन उनकी एजुकेशन के लिए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। राजा राम मोहन रॉय's attempt to reform society, religion and status of women can be taken as the starting point। यानी कि सबसे पहला जो रिफॉर्म किसने किया था हमने पढ़ा? राजा राम मोहन रॉय। तो इनके रिफॉर्म को हम क्या मानते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वुमेन की सिचुएशन जो है ठीक होना स्टार्ट हुई। टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म इन बंगाल, जो कि 19th सेंचुरी में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। वहां से एक जो क्या है वुमेन रिफॉर्म्स ने एक हवा ले ली और वहां से वुमेन रिफॉर्म धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं। राम मोहन रॉय दस अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने कौन सी किस सोशल इविल को अटैक किया? द प्रैक्टिस ऑफ सती on the basis of both appeals to humanitarian and natural right doctrine as well as हिंदू शास्त्र। जो कि हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो सती सिस्टम चलता आ रहा था जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वुमेन को भी लाइव बर्न कर दिया जाता था उस अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ। तो इस प्रैक्टिस को राजा राम मोहन रॉय ने खत्म करने की एक जो है स्टार्टिंग बिगिनिंग करी थी। एमजी राणा डे, फिर बात करेंगे हम एमजी राणा डे की। ओके, एमजी राणा डेज राइटिंग्स एंटाइटल, जिसका नाम था एंटाइटल द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑफ द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने किसमें काम किया था? विडो रीमैरिज के लिए। यानी कि पिछले टाइम में जो विडोज होती थी, यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको फिर रीमैरी करने का जो हक है वो नहीं दिया जाता था, उनको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही अपने रहना पड़ता था। लेकिन जो राणा डे थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा, हिंदू लॉ के हिसाब से उन्होंने लिखा कि जो वुमेन है उनको भी, जो विडोज हैं, विडो वुमेन है, उनको भी रीमैरी करने का हक दिया जाना चाहिए। फिर आते हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या किया? ज्योतिबा फुले केम फ्रॉम अ सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट। ये एक सोशली एक्सक्लूडेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे एंड हिज अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ कास्ट एंड जेंडर। इन्होंने कास्ट और जेंडर दोनों पे अटैक करने की कोशिश करी। जो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दोनों पे अटैक करने की कोशिश करी। उन्होंने सत्य शोधक समाज को फॉर्म किया। प्लीज ये नेम आप याद रखेंगे, सत्य शोधक समाज मतलब सत्य मीन्स ट्रुथ, तो ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश या फॉर्म करने की कोशिश करी। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम रिफॉर्म लीडर्स में कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए काम किया। सर सैयद अहमद खान ही थे जिन्होंने जो मुस्लिम वुमेन है उनकी एजुकेशन के लिए पहला स्टेप लिया था
उन्होंने क्या कहा था कि जो मुस्लिम वुमेन है अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो एटलीस्ट उन्हें घर में रह के विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द हाउस एटलीस्ट उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट विद इन दी प्रिंसिपल्स ऑफ देयर होम्स, यानी कि घर में रह के उनको एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन वुमेन को एजुकेशन से रोका नहीं जाना चाहिए। भले ही उनको घर में रह के एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट वुमेन शुड बी एजुकेटेड। ओके, in 1931 Karachi session of the Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of citizenship of India whereby committed itself to women equality, यानी कि कराची सेशन जो 1931 में हुआ था उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, क्या क्या लॉज लाए गए थे वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। सबसे पहले ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स, यानी कि बिना किसी भेदभाव के कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स जो सारे लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। नो डिसेबिलिटी अटैचेस टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी एक पर्सन को नहीं रोकेगी कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट पाने से, ऑफिस और पावर ऑफ ऑनर और एक्सरसाइज ऑन एनी ट्रेड या कॉलिंग, किसी भी ट्रेड या कॉलिंग को करने से किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी किसी भी पर्सन को नहीं रोक सकती। द फ्रेंचाइज, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, जो कि 18 ईयर्स से अबव के लोग जो हमें राइट मिलता है वोट करने का, वो सबको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ दैट पर्सन। वुमेन शैल हैव द राइट टू वोट, क्या मिला था, वुमेन गॉट द राइट टू वोट, टू रिप्रेजेंट एंड द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, यानी कि उनको पब्लिक ऑफिसेज में भी जगह दी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। उसके बाद 2 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो वुमेन इश्यूज हैं, इतना सब कुछ सही होने के बाद वुमेन इश्यूज फिर से सोसाइटी में देखे जाने लगे, नए इश्यूज इवॉल्व होने लगे। न्यू एरा जैसे ही आया तो न्यू एरा के साथ वुमेन के लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी न्यू एमर्जिंग सोसाइटी में। इन दी 1970s द एम्फेसिस वाज ऑन दी मॉडर्न इश्यूज, मॉडर्न इश्यूज आ गए जैसे कि रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी। जो वुमेन के साथ जो न्यू इश्यूज आने लगे वो ये थे कि जैसे अगर कोई वुमेन पुलिस कस्टडी में है तो उसको वहां पे ही रेप कर लिया जाता था। तो ये जो न्यू और डाउरी मर्डर्स आने लगे, डाउरी के नेम पे वुमेन का या फिर एक जो ब्राइड होती थी उसका मर्डर कर दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया, जो मीडिया है वहां पे वुमेन को इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी जितनी एक मेल को मिल रही थी। एंड द जेंडर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट, और जो अनइक्वल डेवलपमेंट था ये न्यू एरा में देखा जाने लगा। पहले जो इश्यूज थे वो तो हो गए ओल्ड इश्यूज, ये अब नए मॉडर्न इश्यूज आने लगे जिसमें वुमेन को फिर से इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। सोशल चेंज वेदर ऑन वुमेन्स राइट और एनी अदर इशू इज नेवर अ बैटल वोन, ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो सोशल चेंज आना चाहिए वुमेन की कंडीशन में अब तक भी पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। आज के टाइम में भी 21st सेंचुरी में भी वुमेन को रोज डेली बेसिस पे स्ट्रगल करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए, जो कि उसको सोसाइटी में नहीं मिल पाते जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर जेंडर ऑफ सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक है ये, डिसेबल्ड के बारे में, ठीक है। द डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड को अब न्यू टर्म क्या दी गई है, डिफरेंटली एबल्ड। द डिफरेंटली एबल्ड आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड, सिर्फ फिजिकली या मेंटली इम्पेयर होने की वजह से ही वो डिसेबल्ड नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी इज बिल्ट इन अ मैनर दैट डज नॉट केटर टू देयर नीड्स, बल्कि सोसाइटी ने भी उन्हें और ज्यादा डिसेबल कर दिया है। उनके डिसेबिलिटी की वजह से वो इतने डिसेबल्ड नहीं है जितना सोसाइटी के जो उनकी तरफ आउटलुक है, एक नजरिया है सोसाइटी का, उसकी वजह से वो ज्यादा डिसेबल्ड महसूस करते हैं। इन ऑल सोसाइटीज देयर हैव बीन पीपल हु आर डिसेबल्ड, हर सोसाइटी में डिसेबल्ड लोग एग्जिस्ट करते हैं। द वेरी टर्म डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड टर्म है इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपना अटेंशन ड्रॉ करती है टू द फैक्ट दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबल्ड नीड्स टू बी क्वेश्चन, जो हमारा नजरिया है उसको क्वेश्चन करती है, जो हमारा नजरिया है डिसेबल्ड लोगों की तरफ उसको क्वेश्चन करती है कि कैसे हम
उन लोगों को देखते हैं, हम उनको कभी कभी अपनी सोसाइटी का एक पार्ट समझने से ही इनकार कर देते हैं, या फिर हमारा जो उनकी तरफ आउटलुक है, जो नजरिया है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है। जो कुछ कॉमन फीचर्स हैं डिसेबिलिटी के जो सारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? Whenever a disabled person is confronted with problems, it is taken for granted that the problem originated from his or her impairment. अगर disabled person को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी यही अज्यूम कर लेती है कि ये प्रॉब्लम उसके डिसेबिलिटी की वजह से है। उसको किसी और रीजन से भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, ब्लेम उसकी डिसेबिलिटी को ही किया जाता है उस चीज के लिए। The disabled person is seen as victim. उसको क्या माना जाता है? विक्टिम माना जाता है फेट का, कि इसकी तो किस्मत में लिखा था, इसके डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, बेचारे के साथ ऐसा हो गया, इसकी तो किस्मत ही ऐसी थी। तो इस तरीके से उन लोगों को रेफर किया जाता है। The disabled person is seen as a victim. Disability is supposed to be linked with disabled individual self perception. जबकि हमें कैसा देखना चाहिए उनको? उनके नजरिए से उन्हें देखना चाहिए, जैसे वो खुद को देखते हैं उसी नजरिए से हमें एक डिसेबल्ड पर्सन को देखना चाहिए। लेकिन हम उनको कैसे देखते हैं? एक बेचारा या फिर एक क्या कहते हैं, हैंडीकैप की नजरिए से हम उन्हें देखते हैं, कि जो हम उनको इस नजरिए से देखते हैं जैसे वो इस सोसाइटी का पार्ट ही ना हो। द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन द नीड ऑफ हेल्प। जो हमारा कॉन्सेप्ट है आइडिया का, जो हमारी सोच है डिसेबिलिटी के बारे में, यही हमें दर्शाती है कि डिसेबिलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने की कितनी जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अब हम सुनेंगे कि देखेंगे कि सोसाइटी के हिसाब से, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से डिसेबिलिटी क्या है, और हम लोग कैसे डिसेबिलिटी को देखते हैं, या एक डिसेबल्ड पर्सन को हम किस तरीके से व्यू करते हैं। इन इंडिया लेबल्स एज डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, क्रिपल्ड, ब्लाइंड एंड डेफ आर यूज्ड सिनोनिमसली। हम उन लोगों के लिए क्या यूज कर देते हैं? क्रिपल्ड जैसे यानी कि लंगड़ा लूला, ये वर्ड यूज कर देते हैं। ब्लाइंड, डेफ, अंधा, बहरा, ये सब हम उनको ये सब कह के बुलाते हैं। लेबल सच एज बेचारा, हम उनको कैसे बुलाते हैं? बेचारा, यानी कि हम उन्हें मानते हैं कि वो तो विक्टिम है अपनी डेस्टिनी का विक्टिम माना जाता है उन्हें। डेस्टिनी इज सीन एज द कल्प्रिट, उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत को ही दोषी कहा जाता है। उनकी किस्मत, ऐसा कहा जाता है कि इसकी किस्मत में था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। द कॉमन परसेप्शन व्यूज डिसेबिलिटी एज रिट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कर्मा। हमारे जो हिंदू सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी कह लो, कि क्या मानती है कि ये तो पास्ट कर्मा यानी कि पिछले कर्मों का नतीजा है कि इसके साथ अब ऐसा हो रहा है। ये हमारी थिंकिंग है, जो इस टाइप की थिंकिंग जो हमारी एग्जिस्ट करती है एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो बहुत ही हॉलो है, बहुत ज्यादा शैलो है, और हमें इसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। The very term disabled challenges each of these assumptions. Terms such as mentally challenged, किन terms से बुलाया जाता है? Mentally challenged, visually impaired and physically impaired came to replace. अब नई terms जैसे पिछले terms थी बेचारा या फिर क्या कहते हैं crippled, ये सब terms यूज करी जाती थी, लेकिन अब क्या है, ज्यादा respectable terms इनके लिए यूज की जाने लगी है, जैसे कि physically impaired, visually impaired, mentally impaired, किसके बदले में? रिटार्टेड, क्रिपल्ड या लेम के बदले में। क्योंकि ये जो टर्म्स थी ये वाली, ये काफी ज्यादा शेमफुल और ह्यूमिलिएटिंग फील होती थी डिसेबल्ड लोगों को। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड नॉट बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल डिसेबल्ड, बिकॉज सोसाइटी रेंडर्स देम सो। डिसेबल्ड को डिसेबल्ड इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सोसाइटी उन्हें ऐसा फील कराती है जैसे उनमें कोई कमी है, जैसे वो सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ऐसा उन्हें सोसाइटी फील कराती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बिहेवियर की वजह से। तो आज के हमने चैप्टर में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी हमने कास्ट, ट्राइब, जेंडर, आज हमने जेंडर और डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा। पिछली क्लासेस में हमने कास्ट और ट्राइब के बारे में पढ़ा था, जो कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं हमारी सोसाइटी में।
However, they also provoke struggles against these inequalities. फिर हमने ये भी देखा कि इन inequalities को खत्म करने के लिए क्या-क्या struggles हुई हैं. Historically, the understanding of inequality in the social sciences have been dominated by notions of class, race और genders. पहले क्या होता था, सिर्फ इन basis पे हम देखते थे, जो कि क्या हो रही थी, inequality on the basis of class, race और gender. लेकिन अब धीरे धीरे हमने disability के basis पे भी जो inequalities pertain करती है हमारे सोसाइटी में, उन्हें देखना स्टार्ट किया है. In the Indian context, caste, tribe and gender are now getting attention they deserve. पर अब धीरे धीरे करके जो attention ये topics deserve करते हैं, उनको अब धीरे धीरे करना मिलनी शुरू हो गई है. जो इस चैप्टर में हमने आज ये पढ़ा, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. आप हमारा लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर. कहीं से भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो. आपको पर्सनलाइज स्टूडेंट रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हो. आपको मिलते हैं आपके सारे फेवरेट टीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे. आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसमें आपको नोट्स की टेंशन लेने की, सोशियोलॉजी के नोट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. पीडीएफ की फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. पढ़ाई के लिए सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा. एग्जाम्स के लिए आपको एक पीयर ग्रुप में डाल दिया जाएगा. अगर अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ आराम से मजे से पढ़ाई कर सकते हो. सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आप किसी भी टाइम मुझसे क्लियर कर सकते हो. लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे सारे सोशियोलॉजी के बेस्ट नोट्स. दुनिया के बेस्ट नोट्स यहाँ पे मिलते हैं. आपको सोशियोलॉजी का आंसर कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम आती है, क्या पेपर पैटर्न आता है, सब आपको बता दिया जाएगा. तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप हमारा लर्न करो का जो ऑफिशियल ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करें, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ. तब तक हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सोशियोलॉजी पढ़ते रहें. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. टेक केयर, बाय बाय.